ये है ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता जिसे हजारों सालों से इंसान अवॉइड करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ख्याल में पनामा कैनाल बनाने का असल मकसद ये था कि ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। और ये बात ठीक भी है, मगर ये कैनाल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। पनामा कैनाल बनाने की बहुत बड़ी वजह यह है कि सारे समुद्री जहाज अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान इस 620 मील के एरिया को अवॉइड करना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और साउदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं और आखिर ऐसा यहाँ होता क्या है कि आज भी यहाँ से गुजरना मौत के मुंह से वापस आने की जगह पर है? ये जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15वीं सदी में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री लुटेरा पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ की अलामत बना हुआ था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थी। फ्रांसिस कोई आम लुटेरा नहीं था, बल्कि उसे तुर्किश एम्पायर की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी और इसी सपोर्ट पर वो अफ्रीकन एम्पायर्स पर अटैक करता, उन्हें लूटता और उन्हीं लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटिश एम्पायर में ले जाता। ब्रिटिश एम्पायर भी फ्रांसिस से बहुत खुश थी और इसी बना पर साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर को तोड़ने के लिए फ्रांसिस को भेजा जाए। प्लान ये था कि फ्रांसिस साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद लोगों को के शहरों और गांवों को कंकर करता हुआ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में घुसेगा और फिर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद विलेजेस पर अटैक करके ब्रिटिश कंट्रोल में शामिल करता जाएगा। इस दौरान वो जितने भी शहरों को लूटना चाहे लूट सकता है। ब्रिटिश एम्पायर का सिर्फ इतना इंटरेस्ट था कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की सारी कोस्ट लाइन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर कंट्रोल आ जाए। ड्रेक दिसंबर 1577 के रोज 200 लोगों के साथ 5 शिप्स पर इस सफर को रवाना हुआ। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों को भूख लग गई बहुत सा, जिसकी वजह से ड्रेक ने अपने 40 लोगों को अर्जेंटीना में फांसी दे दी और अपनी 2 शिप्स को वहीं छोड़ के बाकी 3 शिप्स पर अपना सफर जारी कर दिया। वो ये स्ट्रेट क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि जबरदस्त तूफान आ गया और ये तीनों शिप्स एक दूसरे से बिछड़ गई। एक शिप के लोगों ने ये समझा कि शायद ड्रेक मर गया है और वो इंग्लैंड वापस चले गए। दूसरे शिप तूफान में बिछड़कर डूब गई। ड्रेक इसी शिप का पीछा करते हुए ड्रेक पैसेज के पास आया, लेकिन यहाँ पर वो समंदर के तेवर देखकर समझ गया कि आगे जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट से आगे क्या है, क्योंकि उस वक्त आज की तरह का वर्ल्ड मैप नहीं बनाया गया था। ड्रेक ने अपनी शिप वापस मोड़ी और दोबारा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ गया और फिर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर लूट मार करके सैन फ्रांसिस्को जाकर रुका। वो दोबारा ब्रिटेन वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो डर गया था कि अगर वो वापस जाते हुए दोबारा गलती से इस एरिया में फंस गया तो शायद वो जिंदा वापस ना जा सके। इसीलिए इस एरिया का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया और समंदर के इस हिस्से में उससे पहले कोई और इंसान शिप नहीं लेकर आया था, या आया भी हो तो वो शायद जिंदा नहीं बचा था जो फिर वापस जाकर किसी को कुछ बता सके। ड्रेक ने अपने साथियों को बताया था कि समंदर के उस पार शायद कोई दूसरी दुनिया है और एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर उससे पहले कोई नहीं जा सका। ड्रेक असल में जिसे आइलैंड समझ रहा था वो अंटार्कटिका था और हजारों सालों से इंसानों का मानना ये था कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्टिनेंट जरूर मौजूद है। टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा मतलब द अननोन सदर्न लैंड कहते थे, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंख से नहीं देखा था। 17वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कोक इसी सदर्न कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। वो ये सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउथ ओशन में जा पहुंचा, मगर उसे अंटार्कटिका नजर नहीं आया और वापस आते हुए उसकी शिप इसी ड्रेक पैसेज में फंस गई और वो बहुत ही मुश्किल से वहां पर जान बचा कर निकला। कैप्टन कोक दोबारा कभी इस समंदर में नहीं गया, हालांकि वो कैप्टन कोक था जो कि उस वक्त सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था और इसी कैप्टन कोक ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था और इस स्टोरी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैप्टन कोक ने अपनी जर्नी में लिखा था कि
इस सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क कितना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान इधर तक आए जहां तक मैं आया हूं। अब यहां पर आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा कि आखिर ये ड्रेक पैसेज इतना खतरनाक क्यों है। दुनिया में और जगहों पर भी ओशन आपस में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही क्यों इतना खतरा पाया जाता है। असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर एंटार्क्टिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के गर्म पानी आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड पर सेकंड बढ़ जाता है। ये फ्लो कितना होता है इसे इस एग्जांपल से समझें कि अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहाँ पर समंदर की लहरें 7 से 80 फीट तक ऊपर चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप की वजह से इस एरिया में बहुत सारे साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर एंटार्क्टिका की तरफ से ठंडे पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर जाता है और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट 3 एरियाज में से है। एक तरफ एंटार्क्टिका है जहाँ कोई रहता नहीं, ऊपर खतरनाक समंदर है और अगर आपकी शिप का यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इसका मतलब है यू आर ऑन योर ओन। इन हालात को देखकर कैप्टन कुक ने दुनिया को आगाह किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें, मगर इंसान की फितरत है कि उसको जिस चीज से मना किया जाए वो उस चीज की खोज जरूर करता है और ऐसा ही हुआ। 20वीं सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। सब एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल पर थी। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर बर्नर शेरविटल ने एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इसी ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समंदर की लहरों ने उसकी शिप को इधर ग्लेशियर्स की तरफ धकेल दिया और उसकी शिप मुकम्मल तबाह हो गई। बर्नर ने अपने कुछ साथियों को इधर बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों के साथ एक बोट में इधर करीब ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि कहीं से हेल्प ले सके। 1 महीना समंदर में भटकने के बाद आखिरकार अर्नर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गया, मगर इस 1 महीने में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसको उसने ऐसे लिखा कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर अर्थ ओशंस, और मेरा इस आइलैंड पर पहुंचना किसी मेरिकल से कम नहीं है। और ये भी कहा कि एंटार्क्टिका इज द लास्ट जर्नी लेफ्ट टू द मैन। अगले 3 महीनों में 3 अटेम्प्ट्स करके बर्नर के बाकी साथियों को बचा लिया गया। फॉर्चुनेटली इस पूरे एक्सपीरियंस में कोई भी आदमी जान से नहीं गया। अप्रैल 2012 में एक बिजनेसमैन जोआओ लारा अपनी लग्जरी यार्ड में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने के लिए यहाँ से गुजरा और अचानक यहाँ पर तूफान आ गया और 100 फीट की ऊंची लहरों ने इसकी शिप को उठाकर एंटार्क्टिका की बर्फ पर दे मारा। लकीली शिप का रेडियो काम कर रहा था। उन्होंने फौरन चिली को रेस्क्यू अपील भेजी, मगर मौसम इतना खराब था कि चिली की रेस्क्यू टीम को यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग गए और बड़ी ही मुश्किल से सबको बचाया। पिछले 10 सालों में यहाँ ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं, जबकि मॉडर्न समुद्री जहाज़ों के आने की वजह से बाकी खतरे तो कम हो चुके हैं, लेकिन सारे समुद्री जहाज यहाँ से गुजरने से अभी भी कतराते हैं। वो ड्रेक पैसेज के बजाय स्ट्रेट ऑफ मैक्लेरन के इस तंग से पैसेज से गुजरने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि इस स्ट्रेट में भी मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी फॉग आ जाती है, कभी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, कभी मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, मगर स्टिल ड्रेक पैसेज के मुकाबले में ये रूट बहुत ही सेफ है। पहले सारी शिप इसी रूट से ही जाती थी, मगर पनामा कैनाल आने की वजह से ये रूट खाली पड़ गया है। लेकिन एक बार फिर इस रूट पर समुद्री जहाज़ों की भीड़ लगने वाली है, क्योंकि पनामा कैनाल खतरे में है। पनामा कैनाल के फ्यूचर को किस चीज़ ने खतरे में डाला है, इस चीज़ पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के नो गोज एरिया में से एक है, लेकिन ये गैप हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एंटार्क्टिका की बर्फ़ जब पिघलती है तो सारा पानी इसी समंदर के रास्ते के ज़रिए पूरी दुनिया में जाता है। ये ड्रेक पैसेज एक एग्जाम्पल भी है कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, नेचर के सामने हम आज भी ज़ीरो हैं, जितने हज़ारों साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।